दोस्तों, तुर्की ने इस बार धरती पर नहीं, सीधे अंतरिक्ष में बड़ा खेल कर दिया। पूरी तरह देसी टेक्नोलॉजी से बना तुर्की का पहला स्पेस टग ऑर्बिट में पहुंच गया है और अब शुरू होने वाला है हाइब्रिड रॉकेट इंजन का वो टेस्ट जो तुर्की को स्पेस रेस में नई पहचान देने वाला है। जानेंगे पूरा मामला क्या है। अगली खबर में आपको बताएंगे, टॉप ईरानी कमांडर ने दी खुली चेतावनी, अगर दुश्मन ने एक गलती भी की तो उसके सोचे हुए फायदे से 100 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और तीसरी खबर गाजा से, जहां इजराइल ने गाजा जाने वाली 6000 सहायता ट्रक पर लगाई रोक, 3 महीने का खाना इसमें शामिल। और साथ में आपको बताएंगे, वेनेजुएला को गुलामों वाली शांति नहीं चाहिए, अमेरिकी सैन्य दबाव के बीच गरजे निकोलस मादुरो, ट्रंप को खुली चुनौती। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की जहां डिफेंस इंडस्ट्री में लगातार तरक्की कर रहा है, इस बीच अब तुर्की अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल तुर्की की कंपनी फिरगानी स्पेस ने पूरी तरह घरेलू तकनीक से बनाया हुआ अपना पहला ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल यानी ओटीवी अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये व्हीकल अब ऑफिशियली तौर पर अपने मिशन पर काम शुरू कर चुका है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक ये जानकारी बेकर की तरफ से दी गई। यह लॉन्च 28 नवंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 ट्रांसपोर्टर 15 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। लॉन्च होने के 81 मिनट बाद व्हीकल को सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग कर दिया गया, यानी मिशन की शुरुआत सफल रही। यह मिशन इसलिए खास है क्योंकि तुर्की पहली बार अपना देसी स्पेस टग अंतरिक्ष में इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही तुर्की का यह पहला घरेलू स्पेस टग दुनिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट इंजन लेकर गया है, जिसे कक्षा में यानी स्पेस में चलाया जाएगा। अपने तय कक्षा में पहुंचने के बाद यह अपना पहला हाइब्रिड इंजन टेस्ट भी करेगा। इस नए स्पेस टग का फायदा यह है कि यह बहुत कम खर्चे में सैटेलाइट्स को अलग अलग ऊंचाई पर ले जाने और उनकी काम करने की समय सीमा बढ़ाने में मदद करेगा। आने वाले समय में फिरगानी स्पेस कई सैटेलाइट्स को अलग अलग ऊंचाई वाली कक्षाओं में भेजने की योजना बना रहा है और यह मिशन उसकी शुरुआत है। तुर्की का ये ओटीवी फिरगानी स्पेस के सैटेलाइट्स को 500 किमी की कक्षा से उठाकर 1000 किमी से ऊपर तक ले जाएगा। इसमें लगे सारे सिस्टम, फ्लाइट कंप्यूटर, कंट्रोल सिस्टम, पावर यूनिट, तापमान सिस्टम सब तुर्की में बने। फिरगानी स्पेस के सीईओ सेल्कुक बैराकतर ने कहा कि ये मिशन तुर्की के असली स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि ये मिशन तुर्की के अपने उलुगबे जीपीएस सिस्टम की नींव भी रखेगा। उनका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करके तुर्की और उसके दोस्त देशों को अपनी खुद की जीपीएस और स्पेस सर्विस दी जाए। यानी साफ शब्दों में तुर्की अब स्पेस में भी बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के एक टॉप कमांडर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर किसी दुश्मन ने ईरान के खिलाफ कोई गलत अनुमान या हमला किया तो ईरान उसे उसके सोचे हुए किसी भी फायदे से कहीं अधिक भारी कीमत चुकवाएगा। सोमवार को ईरानी संसद सदस्यों के साथ बैठक में ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि बदलते खतरों और आने वाले युद्धों की प्रकृति को देखते हुए ईरानी सेना अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि दुश्मन ये समझ ले कि ईरान उसके हर गतिविधि पर नजर रखता है और हर स्थिति के लिए तैयार है। अगर किसी भी तरह की गलत गणना या हमला हुआ तो परिणाम दुश्मन के हर संभावित फायदे से कई गुना ज्यादा दर्दनाक होंगे। कमांडर अब्दुल्लाही ने कहा कि ज़ायोनी शासन इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 12 दिन की लड़ाई थोप दी थी और ये पूरी तरह उनकी गलत सोच और गलत फैसलों का नतीजा था। उन्होंने बताया कि इस लड़ाई में ईरान की प्रतिक्रिया कड़ी और दुश्मन को पछतावा कराने वाली थी। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर बिना किसी वजह के हमला शुरू किया और लगातार 12 दिन तक ईरान के सैन्य, परमाणु और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया। 22 जून को अमेरिका ने हालात और बिगाड़ते हुए ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फहान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने इसका जवाब तुरंत और ताकत के साथ दिया। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने 22 राउंड में मिसाइल हमले किए, जिन्हें ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 नाम दिया गया। इन हमलों ने कब्जे वाले क्षेत्रों, इजराइल के कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया और बड़ी हानि हुई। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने कतर में स्थित
अल उदीद एयरबेस, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, उन पर भी मिसाइलों की बारिश की। ये पूरा संघर्ष 24 जून को जाकर खत्म हुआ, जब दोनों पक्षों के बीच सीज फायर लागू हुआ और लड़ाई रोक दी गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने बड़ा आरोप लगाया है कि इजरायली अधिकारियों ने लगभग 6000 ट्रक रोके हुए हैं। इन ट्रकों में खाना, दवाइयां और राहत सामग्री भरी है, जो गाजा की पूरी आबादी की 3 महीने की जरूरत पूरी कर सकती थी। इन सामानों में लाखों टेंट और कंबल भी शामिल है, जो लगभग 13 लाख बेघर लोगों के लिए भेजे जा रहे थे। UNRWA के मीडिया सलाहकार अदनान अबू हसना ने बताया कि युद्ध विराम से पहले के समय की तुलना में अब गाजा में आने वाले ट्रकों की संख्या थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये अब भी गाजा की जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है। 2 साल की लगातार लड़ाई और नाकाबंदी ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल अभी भी सैकड़ों जरूरी सामान अंदर जाने से रोक रहा है, जैसे कि हेल्थ सप्लाई, पानी और सफाई के उपकरण और बुनियादी खाद्य सामग्री। अबू हसना ने यह भी बताया कि जो थोड़ा बहुत सामान अंदर जाने दिया जा रहा है वो ज्यादातर कमर्शियल सामान है, लेकिन समस्या यह है कि गाजा की 95% आबादी सिर्फ मानवीय सहायता पर निर्भर है और दुकानों से सामान खरीदने की क्षमता ही नहीं बची है। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोगों की खरीदने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, यानी उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए लोगों के पास मानवीय मदद ही एकमात्र सहारा बचा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका से तनातनी के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप की लगातार धमकियों के जवाब में मादुरो ने कहा है कि उनका देश गुलामों जैसी शांति नहीं चाहता है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब वेनेजुएला के समुद्री क्षेत्र के आसपास अमेरिका की सैन्य गतिविधि बढ़ती जा रही है। मादुरो ने राजधानी काराकस में हजारों समर्थकों को संबोधित किया और वाशिंगटन पर नेवी की तैनाती के जरिए वेनेजुएला की परीक्षा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि वेनेजुएला जबरदस्ती राजनीतिक बदलाव थोपने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगा। मादुरो ने गरजते हुए कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता, बराबरी, आजादी के साथ शांति। हमें गुलामों वाली शांति नहीं चाहिए, न ही कब्जे की कॉलोनियों वाली शांति। उन्होंने भीड़ के सामने वेनेजुएला के लोगों के प्रति पूरी वफादारी की कसम खाई। दरअसल उनका यह बयान उन रिपोर्टों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन कॉल के दौरान मादुरो को साफ अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने देश से सुरक्षित निकलने के बदले मादुरो से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की थी। इस बीच व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि वेनेजुएला पर चर्चा के लिए ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से मिलेंगे। लेविट ने वेनेजुएला में जमीनी अभियान से इनकार नहीं किया, लेकिन बस इतना कहा कि राष्ट्रपति के सामने विकल्प मौजूद है। मादुरो का कहना है कि अमेरिकी सैन्य तैनाती उन्हें सत्ता से हटाने और वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। उन्होंने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक को लिखे पत्र में वाशिंगटन पर सैन्य ताकत के इस्तेमाल से वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।